आज कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा था क्या साइंस में, मेन पढ़ा था अपन साइंस में कि बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये तो अपने को नॉर्मली अपना बायोलॉजी का पितामह किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है। फिर इसका जो क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण किया था किसने कर दिया था, कैरोलस लिनियस ने। कितने भागों में किया था, 2 भागों में, ठीक है। एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। अब जंतु विज्ञान किसे बोल दिया था अपने, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है वो जिसे जंतु विज्ञान, और जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है उसे पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के अध्ययन को जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को बॉटनी। जंतु विज्ञान के जो अपना पितामह उसे किसे कहा था, अरस्तु को, और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस को कहा था, ठीक है। जिसके बाद जो थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक कौन सी लिखी थी अपनी, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटोरम, ठीक है। और अरस्तु ने कौन से लिखे थे, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, ठीक है। जिसके बाद देखा था सबसे छोटी इकाई जिससे अपना क्या हुआ था, शरीर का निर्माण हुआ था। शरीर के निर्माण के बाद अपन ने मेन टॉपिक जो स्टार्ट किया था कौन सा, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। पाचन तंत्र अपन ने प्रारंभ किया था, और पाचन तंत्र अपन ने बहुत अच्छे से डेफिनेशन उसकी समझी थी कि जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। उसमें कुछ अपन ने अंग भी देख लिए थे, कहाँ कहाँ पे अपनी पाचन की प्रक्रिया अपनी होती है। कहाँ से प्रारंभ हो जाती है पाचन की प्रक्रिया, मुख से, और खत्म कहाँ पर हो जाती है, गुदा द्वार में, ठीक है। अब यह थोड़ा सा मुख में ही चल रहा था अपन, और मुख में अपन क्या पढ़ रहे थे, दांत, ठीक है, टीथ पढ़ रहे थे अपन। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो पाचन की प्रक्रिया की बात कर लें अपन, जो पाचन की प्रक्रिया है कितने भागों में संपन्न होती है, 5 भागों में, ठीक है। 5 भागों में कौन सी, तो एक होता है अंतःग्रहण, ठीक है। अंतःग्रहण, इंगेशन मतलब अपन जो भोजन मुख तक पहुंचाते हैं, मुख तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो पहला चरण होता है अपना पाचन का, ठीक है। जिसके बाद दूसरा चरण की बात करें, दूसरा चरण होता है अपना पाचन, ठीक है। जब मुख तक भोजन पहुंचाते हैं वो अंतःग्रहण, और जिसके बाद जैसे मुख में ही पाचन होगा एंजाइम से, फिर आमाशय में पाचन होगा, फिर अग्नाशय से एंजाइम निकलेंगे उससे पाचन होगा, फिर छोटी आंत से पाचन होगा, ठीक है। तो जितने भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो किस में आता है, अपना पाचन में। फिर पाचन के बाद तीसरा चरण जो अपना होता है कहाँ पर, छोटी आंत के अंदर, ठीक है। यह तो संपूर्ण भाग में होता है, लेकिन छोटी आंत के अंदर होता है अवशोषण, ठीक है। अवशोषण क्या करता है, मतलब जैसे छोटे आंत में पूरा भोजन अपना पच जाता है, पूरा भोजन पचने के बाद उसमें से जो उपयोगी तत्व है, उन उपयोगी तत्वों को क्या करता है, जो रक्तवाहिनियां, अपनी रक्तवाहिनियां फैली, उन रक्तवाहिनियों के माध्यम से अपने शरीर में पहुंचाए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, क्योंकि ये रक्त में पहुंचेगी जब जाके अपने को एनर्जी मिलेगी। तो ये अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो छोटी आंत के अंदर संपन्न होती है। इसमें एक भाग है जो कार्य करता है जिसे बोलते हैं विल्ली, ठीक है। जो विलायी भाग होता है ये क्या, छोटी आंत जैसे होती है अपनी, तो छोटी आंत के अंदर पूरी संरचना अगर मैं खोल के देखूं तो ऐसी दिखाई देती है, और इसके अंदर ऐसे करके संरचना होती है, ठीक है। उंगली समान संरचना होती है इसमें, ऐसे, ठीक है। ये संरचना होती है, इसी संरचना को अपना क्या बोलते हैं, विलाई। जो उंगली समान संरचना होती है इसे बोलते हैं अपन विलाई, और यही विलाई भाग है जो अवशोषण करती है किनका, जो भोज्य पदार्थ है अपने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उनका अवशोषण। जो पच गया, जिनसे एनर्जी मिल गई अपने, वो तो है, लेकिन लास्ट रूप में जब पूरा पाचन हो जाता अपना छोटी आंत में, क्योंकि संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत के अंदर अपनी संपन्न होती है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, अवशोषण करते हैं, और अवशोषण विलाई के माध्यम से होता है, ठीक है। हिंदी में बोला तो अद्भुत अजीब से नाम है ना, उद्धरू, ठीक है। इससे अच्छा तो हिंदी में याद, इंग्लिश में याद रह जाएगा, विल्ली या विलाई बोलते से, ठीक है, विल्ली या विलाई। फिर इसके बाद अपना तीसरा जो चौथा चरण होता है वो होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण में क्या होता है, जब छोटी आंत से भोजन संपूर्ण पच के बड़ी आंत में अपना पहुंच जाता है, तो बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसमें बताया था मैंने कल कि जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो जल के अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो अपनी स्वांगीकरण कहलाती है, जो बड़ी आंत के अंदर संपन्न होती है। और लास्ट का जो चरण होता है वो मल त्याग,
मल त्याग। मैंने बताया था कि अपन भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे, मुख से ग्रहण करेंगे, मतलब पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो गई, मुख से। ठीक है, जिसके बाद जो अपन मल त्याग करेंगे, मल त्याग कहाँ से करेंगे, गुदा से। इसलिए अपन ने अंतिम बिंदु क्या बता दिया अपन ने, गुदा, के पाचन की प्रक्रिया अपनी मुख से प्रारंभ हो जाती है और गुदा में खत्म हो जाती है। तो ये 5 चरणों में अपना बटा हुआ है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। ठीक है, इंगेशंस, डाइजेशन, और अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब्स, और इसे बोलते हैं एसिमिलेशन, और इसे बोलते हैं ईगेशन। ठीक है, तो ये 5 चरणों में अपनी संपन्न होती है। पाचन की प्रक्रिया देखो, ये सबसे बड़ी प्रक्रिया, क्यों, क्योंकि मुख से भी एक एंजाइम निकलेगा, उससे पाचन होगा, फिर आमाशय से एंजाइम निकलेगा, उससे पाचन होगा, फिर अग्नाशय से एंजाइम निकलेगा, उससे पाचन होगा, और सबसे ज्यादा जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, छोटी आंत में। अगर पूछ ले कि संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो छोटी आंत के अंदर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता जाता है, लेकिन धीरे धीरे अपना सबसे ज्यादा वहां पर होता है। ठीक है, आया इतना समझ में। ये 5 चरणों में तो अपन ने देख लिया कि यहाँ से मुख तक भोजन अभी पहुंचाए नहीं, अपन ने दांत बनाए। ठीक है, और दांत बनाने के बाद जैसे भोजन खाएंगे तो फिर उसे चबाएंगे। ठीक है, हुआ इतना, आगे बढ़े थोड़ा सा। अब देखो, अपन ने थोड़ा ये देख लिया था, दांत के विषम प्रकार के दांत अपन ने देख लिए थे। ठीक है, विषम कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम चाहिए तो अपन दे देंगे, लिख लो आराम से। ठीक है, तो दांत के अपन ने देखा था विषम प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, 4 प्रकार के अपने होते हैं। ठीक है, इंसाइजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। फिर जिसके बाद बताया था कि जो दांत होते हैं अपने, या मनुष्य को दांतों के आधार पर द्विबार दंती भी कहा जाता है। द्विबार दंती इसलिए कि जो दांत है जीवन काल में कितनी बार निकलते अपने, 2 बार निकलते हैं। एक तो दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं मिल्की टीथ, और एक अपने होता है स्थायी दांत जिसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, बाल्यावस्था के समय जो बाल्य अवस्था होती है, उस बाल्य अवस्था के समय दूध के दांत भी अपने क्या हो जाए, गिर जाते हैं, जिसके बाद अपने क्या आते हैं, स्थायी दांत। ठीक है, तो अपन देखते हैं, थोड़ा सा हटा दें आप। ठीक है, यहां पर दूसरा वाला जो पॉइंट था मैंने दांत में, तो द्विबार दंती, द्विबार दंती, डाइफियोडोंट। ठीक है, द्विबार दंती इसलिए बोला कि जीवन काल में दांत अपने कितनी बार निकलते हैं, 2 बार। ठीक है, एक निकलते हैं दूध के दांत, ठीक है, जो कैसे होते हैं, अस्थायी। ठीक है, पूछ सकता है अस्थायी और अस्थायी भी बोल सकता है, दूध का दांत ना बोल के। ठीक है, अस्थायी दांतों को क्या कहा जाता है, तो दूध के दांत या मिल्की टीथ अपना कहा जाता है, जिनकी संख्या अपनी कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 20 ही होती है। जब निकलते हैं दूध के दांत, इनकी संख्या 20। फिर एक निकलते हैं अपने स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत, और स्थायी दांतों की संख्या अपनी 32 ही बताते हैं, ना कि अपन 28। स्थायी दांत, परमानेंट टीथ, इनकी संख्या अपनी होती है 32। ठीक है, तो ये अपना है, इसलिए कहा जाता है द्विबार दंती के जीवन काल में 2 बार निकलता है। एक बाल्यावस्था के, जब अपना जन्म होता है, जन्म के बाद जो दांत निकलते हैं, वो जो बाल्यावस्था जैसे प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था के कुछ समय बाद ये गिर जाते हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10 साल के अवधि में अपने क्या है, गिर जाते हैं, जिसके बाद अपने स्थायी दांत आते हैं, जो अगर गिर गए तो फिर आना मुश्किल है। ठीक है, हुआ इतना। फिर जिसके बाद गर्तदंती में तो बस ये देखना है कि गर्तदंती क्यों कहा जाता है, कि ये मसूड़ों के अंदर धसे रहते हैं, इसी कारण गर्तदंती कहा है। बस ये ध्यान रखना कि दांत के आधार पर मनुष्य को क्या क्या अपन कह सकते हैं। तो पहला विषम दंती, दूसरा अपना द्विबार दंती, और तीसरा अपना गर्तदंती। ठीक है, ऐसा। अब देखो, जो बाल्यावस्था में अपना जो बालक होता है, बाल्यावस्था के बालक को अपन एक बार दंती भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था की जो अवधि रहेगी उसकी एक ही बार दांत निकलेंगे, इसलिए उसे एक बार अपन बोल सकते हैं, एक बार दंती। ठीक है, क्योंकि ये एक बार निकलेगा, अपना तो 2 बार निकल जाता है बाद में जब अपन बड़े होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था तक कैसा होता है अपना, एक बार दंती। ठीक है, अब इसमें जो तीसरा प्रकार था अपना गर्तदंती, तो गर्तदंती में बस थोड़ा सा इतना ही लिख लेना कि ये मसूड़ों के अंदर धसा रहते हैं दांत, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गर्तदंती। ठीक है, अब बात करें तीसरी चीज, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी इसमें, कि अपना लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि अपनी एक होती है, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। ठीक है, जोड़े कौन से, एक तो कर्णपूर्ण ग्रंथि होती है,
एक अपोहन ग्रंथि होती है और एक अधोजीवा। शायद हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब पढ़ेंगे अपन। तो द्विबार दंती क्यों कहा जाता है कि दूध के दांत एक बार स्थायी दांत आए थे और एक बार अस्थायी दांत, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी थी अपनी 32 और अस्थायी की संख्या 20। ठीक है, अब लार ग्रंथि की बात करते हैं। लार ग्रंथि सीधा ही पूछता है कि लार ग्रंथि कहां पर उपस्थित होती है ना, सब पता आपने को, कहां पर, मुख में, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। अब जो लार ग्रंथि है तो अपने को पता है मुख में उपस्थित होती है, कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग इसके कौन कौन से अपन देखते हैं, डायग्राम भी अपन ऐड करेंगे लेकिन अभी धीरे धीरे। देखो यहां से थोड़ा सा बनाता हूं जैसे बन जाए ग्लैंड। ठीक है, यहां पर अपना एक कान होता है, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन ठीक है ना, ये कान हो गया। अब यहां से अपना मुख, ये नलिकाकार संरचना अपनी, ये वाला, ठीक है। ये नासिका जो है, नासिका छिद्र यहां से ले भी, ये भी इसमें आगे जाकर क्या है, यहां पर मिल जाता है। ठीक है, ये वाला भाग अपना कान के पास वाला हो गया। ठीक है, ये वाला भाग अपना कान के पास। ठीक है, तो एक भाग तो ये अपना, क्योंकि मुख में अपना ये है, देखो मुख के अंदर जो गुहा होती है, गुहा की बात कर रहे अपन, कान के इधर नहीं हो रहा है, लेकिन गुहा अपनी अगर मुंह खोल के देखते अपन तो पूरा दिखाई देता है। ठीक है, तो पूरा जो कान के पास वाला, इस वाले भाग के बोल रहा हूं, तो इस वाले भाग में जो लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि को बोला जाता है कर्णपूर्ण ग्रंथि। कर्णपूर्ण, नहीं दिख रहा है ना, चलो ये रेड कर दिया। ठीक है, ये वाला अपना कर्णपूर्ण। कर्णपूर्ण ग्रंथि, इसे बोलते हैं पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये वाली होगी कर्णपूर्ण ग्रंथि। तो पहला भाग अपना कौन सा हो गया लार ग्रंथि का, कर्णपूर्ण। लिख देता हूं यहां पर, कर्णपूर्ण पैरोटिड। ठीक है, कर्णपूर्ण ग्रंथि। और दूसरा होता है अपने कहां पर, जबड़ों के पास, जो अपने जबड़े होते हैं, इन जबड़ों के पास होता है दूसरा पेयर इसका। ठीक है, तो इसे बोला जाता है अपना क्या, अपोहन। अपोहन ग्रंथि। ठीक है, भाग किसके हैं, लार ग्रंथि के। इसे कहा जाता है अपना, क्योंकि एक संयुक्त रूप से मिली हुई है इसलिए अपने पूरे को बोल दिया लार ग्रंथि, लेकिन होती कितने भागों में, अपनी 3 भागों में बटी होती। एक कान के पास होती है उसे कर्णपूर्ण ग्रंथि, और एक जबड़े के पास होती है उसे अपोहन ग्रंथि। इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसे बोला जाता है अपना। ठीक है, कहां पर होती है, जबड़े के पास। सब मैक्सिलरी, ठीक है, जबड़े के पास होती है, और ये कहां पर होती है, कान के पास। दूसरी ग्रंथि के लिख देता हूं अपोहन। ठीक है, और तीसरा जो भाग होता है अपने यहां पर टंग होती है, जीभ होती है एक। ठीक है, जीभ में किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, लेकिन पीछे एक हड्डी से जरूर जुड़ी रहती है। ठीक है, पूछा हुआ रेलवे में, एक हड्डी से जुड़ी हुई अपनी यहां पर जो होती है, ये कंठिका, इसे बोलते हैं कंठिका अस्थि। तो इस कंठिका अस्थि से ही अपनी जीभ जुड़ी रहती है, लेकिन उसमें हड्डी
नहीं होती। जिसके बाद जो थोड़ा सा मसल्स, एक मसल्स से भी जुड़े रहते हैं जिसे बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है, मसल से सब जुड़ा रहता है जिसे अपन पढ़ेंगे आगे। अब देखो ये जीभ होती है, इस जीभ के पास भी एक होती है, जीभ के पास एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं अपन अधोजीवा ग्रंथि, अधोजीवा, अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है, अधोजीवा ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये तीन भागों अपनी बटी रहती है। अगर बात करें लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो कर्णपूर्ण ग्रंथि ही अपनी सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब लार ग्रंथि का अपना मुख्य कार्य क्या होता है, तो लार ग्रंथि से अपने निकलते हैं क्या, पाचक एंजाइम, ठीक है। लार ग्रंथि से अपना एक रस निकलता है, उस रस में ही होते हैं अपने क्या, पाचक एंजाइम। तो इसमें लार निकलता है, जो तीनों से मिलकर एक लार निकलता है जिसे बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। लार निकलता है और लार ही क्या करता है, भोजन को, जैसे अपन सीधे सीधे अपन 11th 12th अगर 10th में पढ़ते हैं तो बस इतना पढ़ते हैं कि मुख को भोजन द्वारा खाया जाता है, दांतों द्वारा चबाया जाता है, जिसके बाद उसमें लार ग्रंथि से लार मिल जाता है जो भोजन को लुगदी समान अपना बना देता है, और जिसके बाद डायरेक्ट अपन पहुंचा देते हैं आमाशय में, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे लार ग्रंथि तीन प्रकार की, कर्णपूर्ण ग्रंथि जो कान के पास होती है, अपहन ग्रंथि जो जबड़े के पास होती है, और अधोजीवा ग्रंथि जो कहाँ पर, जीभ के पास होती है। ये तीन भागों में अपनी लार ग्रंथि बटी हुई है, ठीक है। लार ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, लार का स्त्रवण करना जो कि पाचन में सहायता करता है, और भोजन को क्या बनाता है, लसलसा एवं चिपचिपा बनाने का कार्य करता है, ताकि भोजन आसानी से अपना आमाशय तक पहुंच जाए, ठीक है। जिसके बाद इस लार होता है, इस लार में देखो लार का जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू इसकी 6.4 से लेके तो 6.8 तक, 6.4 से लेकर 6.8 तक पीएच स्केल तो आपने सबने पढ़ी होगी, ठीक है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा के आधार पर ये अम्ल और क्षार को दर्शाती है, ठीक है। यहां पर इसमें जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल की जो खोज की थी, लिख देता हूं यहां भी, सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन ने की थी, जिसमें 1 से लेकर तो 14 तक अपने अंक होते हैं। अगर पीएच स्केल में जो वैल्यू आई है वो 1 से 7 तक आती है तो अम्ल, और 7 से 14 तक आती है तो क्षार, ठीक है। और इनको भी अलग बांटा है, एक प्रबल और एक दुर्बल, ठीक है। प्रबल अम्ल वही होगा जिसकी वैल्यू अपनी 1 से लेके तो 3.5 तक आती है, ठीक है, वो अपना प्रबल, अलग से तो अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो पीएच मान इसका इतना होता है। इसमें पाए जाते हैं अपने पाचक एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम अपना देखो 2 पाए जाते हैं, लेकिन अपने को महत्वपूर्ण एक ही पढ़ना है, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम भी इसे बोला जाता है, एमाइलेज, टाइलिन एक एमाइलेज। ये इसे एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। एक टाइलिन नामक एंजाइम और एक लाइसोजाइम, 2 एंजाइम अपने होते हैं कहां पर, मुख में। देखो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है, तो हाँ, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उन भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन जीवाणु को मुख में नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम, ठीक है। जिसके बाद जो टाइलिन नामक एंजाइम रहता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और कार्बोहाइड्रेट के किस रूप का, तो जो मांड होता है, स्टार्च होता है, उस स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। पीछे से नहीं दिख रहा है तो अब से मैं ऊपर लिखूंगा, ज्यादा चीज है नहीं, प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पर लिख देता हूं स्टार्च को, या मांड बोलते हैं जिसे, स्टार्च को किस में बदल देता है, शुगर में या शर्करा में, ठीक है। तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है कि मांड या स्टार्च को किसमें बदलने का कार्य करता है, शर्करा बदलने का, जो कि मांड का जो छोटा रूप है वो कौन सा होता है, अपना शर्करा। मतलब कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का जो मांड है क्या, अपना कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मैंने कल बताया था कहां से प्रारंभ हो जाता है, अपना मुख से प्रारंभ हो जाता है,
ठीक है। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम करता है। लाइसोजाइम का क्या कार्य है कि देखो, महत्वपूर्ण जो हानिकारक जीवाणु का कार्य है, मतलब आमाशय में वो तो अपना HCl अम्ल करेगा, लेकिन मुख में ही हानिकारक जीवाणु को जो नष्ट कर देता है वो कौन है? अपना लाइसोजाइम है। ठीक है, जैसे यहां लिख लेना, मुख में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। हाँ, लाइसोजाइम मुख में हानिकारक बैक्टीरिया से जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो होता है मुख में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। और टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है, वो अपना क्या कार्य करता है? मांड को या स्टार्च को अपना शुगर या शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। अपोहन पूछ सकता है कि अपोहन ग्रंथि किस ग्रंथि का भाग है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है अपना, या भी पूछ सकता है कि अपोहन ग्रंथि किस भाग में स्थित होती है? मुख में। और मुख के किस भाग में? तो वो भी अपन बता सकते हैं। कर्णपूर्ण नाम से ही है, तो कान के पास अपोहन। देखो, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो नाम, क्योंकि मैक्सिलरी तो जो हड्डी होती है अपनी, मैक्सिला हड्डी होती है, जो जबड़ा होता है ना, एक में मैंडिबल और एक में अपने होती है मैक्सिला, 2 हड्डियां होती है जबड़े के अंदर। कंकाल तंत्र में अपन पढ़ेंगे, जो मैक्सिला होती है और ये अपनी होती है मैंडिबल। क्योंकि अपन बोलते हैं सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? जबड़े की, तो मैंडिबल ही होती है और एक मैक्सिला होती है। ठीक है ना, मैक्सिला ही बोलते हैं अपन, नीचे जबड़े वाली होती है इसलिए। तो मैक्सिलरी जो ग्लैंड है, इससे आप इंग्लिश में भी अपन क्लिक कर सकते हैं कि जबड़े की होती है। ठीक है, अब यहां से अपना इतना है बस समझ में। लार ग्रंथि से अपना ये कार्य होता है, जिसके बाद अपनी टंग होती है। ठीक है, टंग का अपना थोड़ा सा देख लेते हैं कार्य। इतना है समझ में कि लार ग्रंथि जो काटने के पास, कान के पास होती है कर्णपूर्ण, जो जबड़े के पास होती है अपोहन, और जो अपनी जीभ के पास होती है वो अधोजीवा ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, इससे लार निकलता है जिसकी पीएच वैल्यू 6.4 से लेकर 6.8 तक होती है। जिसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू की जो खोज की थी पीएच मान की, वो अपनी सोरेनसन ने की थी। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम 2 एंजाइम निकलते हैं, जिसमें टाइलिन का कार्य है कि स्टार्च को शर्करा में बदलना, और लाइसोजाइम का कार्य है कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। हुआ इतना। अब देखो, इसके आगे अपना मुख में टीथ पढ़ लिया, टीथ के बाद अपने को पढ़ना है क्या? टंग। ठीक है, अब टंग देखते हैं अपन, टंग में क्या क्या चीज है। तो टंग में अपने मेन देखना है कि किस हड्डी से जुड़ी रहती है या किस मसल से अपनी जुड़ी रहती है। ठीक है, वो थोड़ा गेट बंद कर देना है ना, यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट है, ये पर्दा लगा दो। हो गया इतना? बता देना, ऐसा नहीं हो मैं आगे चले जाऊं और आप, है ना, शर्म की बात नहीं है, बोल दो। हो गया? अब देखो कि यहां पर अपन जीभ की बात करते हैं। ठीक है, अब टंग की बात करते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले कि जो हड्डी जो अस्थि से जुड़ी रहती है, उस अस्थि का नाम क्या है? अस्थि तो समझते हो ना, बोन। हड्डी से जुड़ी रहती है उसका नाम है कंठिका अस्थि। कंठिका अस्थि, जिसे बोलते हैं हायोड बोन। ठीक है, हायोड बोन ये वाली रहती है। इस कंठिका अस्थि से पीछे अपनी जुड़ी रहती है। जो जीभ होती है अपनी यहाँ पर, जो पीछे ये वाला कंठ रहता है अपना, इस कंठिका अस्थि से अपनी यहाँ पर जुड़ी रहती है। ठीक है, जिसके बाद भी इसमें क्या होता है कि जैसे कि अपना यहाँ पर एक मसल्स होता है, मांसपेशी जिसे बोलते हैं मसल्स। एक मसल्स से भी जुड़ा रहता है, एक मांसपेशी से भी जुड़ा रहता है, जिसे बोलते हैं फ्रेनुलम। तो मांसपेशी, मांसपेशी कौन सी होती है? फ्रेनुलम।
इस मांसपेशी के कारण ही अपनी जो जीभ है वो जकड़ी रहती है। अगर ये फ्रेनुलम ना हो तो अपनी जो जीभ है वो कहाँ लटकी रहती है, बाहर। जैसे जो डॉग रहते हैं उनमें जो फ्रेनुलम रहता है वो फ्रेनुलम नहीं होता है, इस कारण उनकी जीभ क्या है, बाहर ही बाहर लटकी रहती है। अपना जो मसल्स होता है जो फ्रेनुलम वो क्या है, उसको जकड़े रखता है और अंदर के अंदर ही अपना रखता है। तो किस मांसपेशी के द्वारा जुड़ी रहती है, तो फ्रेनुलम के द्वारा, ठीक है। और किस हड्डी से जुड़ी रहती है अपनी, तो कंटिका या हाइड बोन के द्वारा अपनी ही जुड़ी रहती है, ठीक है। अब जिसके बाद इसमें पूछता है कि जो मसल्स होता है ये कहाँ पर सुरक्षित रहती है, तो अपनी तालू के अंदर। तालू क्या होता है कि जैसे अपना जीभ ऊपर टिकाते एकदम से वो टिकती है, कठोर भाग दिखता है, ये तालू है। इसके पीछे अगर अपन जीभ को थोड़ा सा टच करते हैं तो मुलायम भाग दिखता है, वो भी तालू है। कैसे बताऊं मैं, ऐसे देखो, मान लो यहां से मैंने मुख का ये भाग अपना बता दिया। अब ये वाला भाग अपना क्या है, जीभ है, ठीक है। यहां पर अपने टीथ है। अब ये ऊपरी वाला भाग ये अपना तालू ही है, ठीक है, टच करते हैं। और यहां पर भी ये वाला भी भाग अपना तालू ही। तो ये वाला जो तालू होता है ये दो भागों में बटा होता है तालू, क्योंकि जो आगे वाला भाग रहता है वो कठोर रहता है और पीछे वाला भाग कैसा रहता है, मुलायम, ठीक है। उस मुलायम भाग में ही एक वी आकार की संरचना जैसी लटकी रहती है ना, वी आकार जैसे संरचना लटकी रहती है, जिसे बोलता है यूवुला। नहीं, जो आप जैसे मुंह खोलते हो, मुंह खोलने के बाद एक संरचना ऐसे लटकी रहती है अंदर, ठीक है, दिखती है, थोड़ी सी दिखती है। हाँ वही वाला, ठीक है, वो लटकी रहती है, वो संरचना अपनी वुबुला कहलाती है, ठीक है। लेकिन तालू के दो भाग अपन कैसे बताएंगे कि तालू होता है, तालू जो आगे का तालू होता है, मतलब आगे वाला, उस आगे वाले तालू को बोलते हैं कठोर तालू और पीछे वाले को बोलते हैं मुलायम तालू। क्योंकि आप भी देखना यहाँ पर टच करोगे ना आगे, तो अपने को टच करते से मतलब स्ट्रॉन्ग जैसा लगे, कठोर लगे, है ना। और जैसे पीछे अपन जहाँ पर अपन टेबलेट रखते हैं खाने के लिए, है ना, कड़वी लगती है, तो वो वाला भाग ऊपर टच करते हैं तो अपने को मुलायम लगता है, ठीक है। तो तालू दो भागों में बटा होता है, एक कठोर तालू और एक मुलायम, ठीक है, सीधा है। एक कठोर तालू जो आगे वाला होता है कठोर और जो पीछे वाला होता है मुलायम, ठीक है। ये तालू, ये जो संरचना जो लटकी रहती है वी आकार की संरचना, उस संरचना को यहां पर जैसे मुख खोलते हैं, मुख के पीछे वाले भाग वुबुला, इंग्लिश में भी इसे वुबुला ही बोलते हैं। हाँ, वुबुला का क्वेश्चन देखो ऐसा पूछ सकता है कि जो मध्य तालु है, सॉरी जो पश्च तालु है अपना, उस पश्च तालु में जो वी आकार की जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है, जो सीधे दिखाया, जैसे आप मुंह खोल के देखते हैं ना तो वी आकार की संरचना दिखाई देती है अपने, तो वो संरचना अपनी क्या कहलाती है, ठीक है। या बोल सकता है कि मुलायम तालु में एक संरचना जैसी कुछ लटकी रहती है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन अपने को नॉलेज होना चाहिए कि तालु एक कठोर तालु और एक मुलायम तालु, ठीक है। जो ज्यादातर भाग है जीभ का वो अपना कठोर तालु में उपस्थित रहता है, ठीक है, और जो शुरुआत होती है अपने मुलायम तालु से होती है। अब देखो कि जो जीभ में अपना मेन के जीभ का कार्य क्या रहता है, ठीक है, तो जीभ का कार्य रहता है स्वाद का, टेस्ट का कार्य रहती है, जीभ का कार्य होता है स्वाद का, बाकी और कार्य नहीं करता। जीभ भोजन को उलट पुलट करने का कार्य करती है, मेन कार्य रहता है स्वाद, ठीक है। अब स्वाद का कार्य करती है तो किस भाग में कौन सा स्वाद का अपना अनुभव होता है, ठीक है। ये जीभ होती है तो एक अग्रभाग, इसके भी अगल बगल वाले भाग होते हैं, और एक सबसे पश्च भाग होता है, ठीक है। अब ये सबसे आगे वाला भाग है जीभ का, इसे बोलते हैं अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग। अब अग्रभाग में अपन कुछ भी खाते तो अपने को वो चीज कैसी दिखाई देती, मीठी दिखाई देती। कुछ भी आप कड़वी चीज भी खाओगे तो इतना कड़वाहट नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है, मीठे स्वाद का अनुभव होता है अपना मीठे का। तो जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का अनुभव होता है अपने को, अग्रभाग में, ठीक है। अग्र के जो पश्च वाले भाग है दोनों, ये वाले, इससे और दोनों, ठीक है, इससे होता है नमकीन और खट्टे,
नमकीन और खट्टे, क्योंकि जो अग्रभाग के जो पश्च वाला भाग होता है उसे बोलते हैं अपन, उससे होता है खट्टे का अनुभव, उसके भी पीछे होता है उससे नमकीन, ठीक है। और जो सबसे पश्च होता है उससे अनुभव होता है अपना कड़वे का, ठीक है। टेबलेट खाते हैं और अपन सोचते हैं पीछे रख ले डायरेक्ट निकल जाएगी, और आप रखते हो किस भाग में, जिस भाग में कड़वी लगती है। अपन पीछे डायरेक्ट इसलिए रखते हैं डायरेक्ट अंदर चले जाएगी तो कड़वी नहीं लगेगी, और आप उसी भाग में जाके रखते हो जहाँ पर कड़वी लगती है ना, तो यहाँ पर रखते हो फिर कड़वी लगती है। तो ये सबसे पश्च भाग होता है, और पश्च भाग होता है कड़वे का अनुभव करवाता है, ठीक है। और अग्रभाग मीठे का, और बीच में जो भाग होते हैं अगल बगल वाले वो नमकीन और खट्टे का अनुभव करवाता है, ठीक है। तो जीभ का कार्य होता है स्वाद का, ठीक है। हाँ, दोनों ही, इधर का लिख दूं या इधर का, दोनों अगल बगल वाले भाग है वो अपना खट्टा और नमकीन का ही करता है ना। यहाँ से ऐसे बता दूं तो ये, और यहाँ से ऐसे भी ये। हुआ, ठीक है। मुख कंप्लीट, जो मुख है अपना कंप्लीट, उससे अब शायद हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। हाँ, बक्कल केविटी टाइप में देखो, बक्कल केविटी का एक तो अपना जो पीछे होता है फेरिक्स, एक फेरिक्स होता है और एक अपना बक्कल केविटी होता है, फेरिक्स वाला भाग। क्योंकि यहाँ से अपन देखेंगे कि बक्कल केविटी अपना कहलाता कौन सा है, कि यहाँ से लेके जो मुख का गुहा का भाग, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इस मुख गुहा के भाग को बोला जाता है अपना पूरी बक्कल केविटी, ठीक है। ये बक्कल केविटी के अंतर्गत ही अपन पढ़ रहे थे मुख, ठीक है। और मुख के अंदर पड़ी अपने जीभ, लार ग्रंथि, और उसके अंदर अपनी पड़ी जीभ। फिर जिसके पीछे वाला जो भाग होता है थोड़ा सा अपना कौन सा आता है, फेरिक्स वाला भाग, ठीक है। और फेरिक्स आएगा तो फेरिक्स अपन बोल देंगे फेरिक्स केविटी, ठीक है, ग्रसनी भाग बोलेंगे अपन उसे, ठीक है, आगे वाला भाग। अब देखो कि यहाँ से मुख की प्रक्रिया होगी, मुख में भोजन अपन ने खा भी लिया, भोजन खाने के बाद दांतों द्वारा चबा भी दिया, उसमें लार भी मिला दिया, लार मिलाने के बाद अपन ने एंजाइम मतलब कार्बो स्टार्च का पाचन भी कर दिया, ठीक है। पाचन करने के बाद उससे स्वाद का भी अपने को अनुभव हो गया, क्या क्या स्वाद है। ये प्रक्रिया होने के बाद अब भोजन नेक्स्ट चरण में अपना जाता है कौन से में, कि जो अपनी ईसोफेगस है, ठीक है, ग्रास नाल या भोजन नाल के माध्यम से कहाँ तक जाएगा, पेट तक। ईसोफेगस जो होती है उसमें किसी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है। बस वो क्या करती है, भोजन को सुरक्षित यहाँ से यहाँ तक आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है, ठीक है। लेकिन जो अपनी एक तो श्वसन नाल है और अपनी का कौन सी आहार नाल, दोनों एक ही होती है, ठीक है, दोनों एक ही होती है। लेकिन भोजन श्वसन नाल में ना जाकर किस में जाता है, अपना आहार नाल में जाता है। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अपना मुख, यहां मुख से एक नलिकाकार संरचना ये आ गई, और ऐसी कैसी नलिकाकार संरचना अपनी ऊपर से श्वसन नाल से आ गई, ऐसे करके। यहां मान लो कि ये वाली अपनी श्वसन नाल में जा रही है, अपना फेफड़े से जुड़ी हुई है, ठीक है। देखो ये वाला भाग, ये कंठ अपना, ठीक है। और कंठ वाले भाग से ही अपनी क्या प्रारंभ होती है, श्वसन नाल, और ये तो अपनी सीधी सीधी चली जाती है स्टमक में, ठीक है। लेकिन ये वाला भाग और ये वाला भाग अपना आपस में मिला रहता है, ये वाला जो भाग है आपस में मिला रहता है, कैसे, यहां तक, ठीक है। लेकिन आगे जाकर ये अलग हो जाता है, लेकिन भोजन इसमें ना जाकर किस में जाता है, आखिरकार पूरा क्यों जाता है कि इसमें एक पत्ती नुमा संरचना, ठीक है। जो अपनी श्वसन नाल होती है, उस श्वसन नाल में अपना ये तो होता है अपना कंठ, लेरिक्स जिसे बोलते हैं अपन, और लेरिक्स के ऊपर एक पत्ती नुमा संरचना होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ खाते हो या चबाते हो जब तो ठीक है, लेकिन पानी भी पीते हो या कुछ भोजन अंदर निकलते हो, उस समय कुछ समय के लिए आप अपने श्वास रोकते हो। सांस, बिना सांस रोके आप अपना कुछ भी खा नहीं सकते, क्योंकि देखना आप पानी भी पियोगे उस समय अनुभव भी करना, आप सांस रोकते हो कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे अपन ऊपर से पानी पीते हैं, कुछ जितना अपन सांस रोक सकते हैं उतने समय ही अपन पानी ऊपर से पीते हैं, बाकी का अपन सांस छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऊपरी वाला भाग है, ये इस ढक्कन को ढक देता है जब अपन कुछ निगलते होते हैं उस समय। अब जब इस वाले ढक्कन को ढक दिया तो भोजन इस वाले में ना जाकर इस वाले में जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो दीवारें इसकी दीवारों में चिपचिपा द्रव पाया जाता है, ताकि भोजन को बिल्कुल भी रुकने की जगह मिले ही नहीं। जैसे ही निकला डायरेक्ट
पेट तक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो श्लेष्मा पाया जाता है, जो ग्रंथि होती है, जो अपनी इसोफेगस होती है, श्वसन नाल, सॉरी, जो अपनी ग्रास नाल होती है, इसमें क्या पाया जाता है? अपना श्लेष्मा। और श्लेष्मा कैसा होता है? चिपचिपा होता है, ताकि आसानी से भोजन यहाँ से यहाँ तक अपना आमाशय तक पहुंच जाए। और इसमें भोजन क्यों नहीं जाता है श्वसन नाल में? कि यहाँ पर एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस, हाँ, ग्लोटिस, हाँ, क्या बोल रहे हो? बोल, ये वाला नहीं नहीं, वाल्व का भाग नहीं रहता है, जो अपना लेरिक्स होता है उस लेरिक्स के ऊपर ही होता है। जैसे कंठ मैंने बताया, ये वाला कंठ, इसका कार्य क्या? स्वर का, लेकिन इसके ऊपर ही एक संरचना होती है, एक पत्ती नुमा संरचना होती है बिल्कुल। वो क्या करती है कि जैसे अपन कुछ निगलते हैं उस समय उसको बंद कर देती है ना, उस समय उसको बंद कर देती है नॉर्मली, जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है। वो इसी कारण निकलता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर प्रवेश कर गया तो एकदम से क्या होता है कि उसके अंदर तो, क्योंकि वो तो हर सेकंड में क्या कर रहा है ना, श्वसन की प्रक्रिया हो, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, क्योंकि फेफड़े में कुछ भी वायु के अलावा कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। और थोड़ा सा भी हल्का सा प्रवेश किया तो वो डायरेक्ट नाक के माध्यम से निकल जाता है, क्योंकि श्वास अपना नाक के माध्यम से निकलता है। तो वो जिसे प्रेशर करता है, प्रेशर करके नाक, इसी कारण निकलता है। क्योंकि अपन जल्दी जल्दी में कुछ या तो खा लेते हैं, जल्दी जल्दी में होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी में कुछ खा लिया, ध्यान नहीं दिया, डायरेक्ट थोड़ा सा भी अगर प्रवेश किया तो डायरेक्ट पूरा का पूरा निकल जाता है। या फिर ऐसी सिचुएशन में अपन ने लिया कि अपन है नहीं, या अपन सो रहे हैं, सोते समय अपन ने कुछ पानी वानी ले लिया तो भी अपने को लग जाता है। ठीक है ना, बहुत समय, और बहुत समय अपन क्या करते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, उसके कारण भी अपने को लग जाता है। तो इसी कारण जी एपिग्लॉटिस के काम नहीं करता, मतलब काम तो करता है पूरा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर प्रवेश किया तो डायरेक्ट नाक के माध्यम से अपना पानी निकल जाता है। ठीक है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब भोजन अपना मुख से ग्रास नाल में पहुंचता है उस समय ये इसको ढकने का कार्य कर देता है। इस कारण भोजन श्वसन नाल में ना जाकर किस में जाता है? ग्रास नाल में चला जाता है। और ग्रास नाल में किसी प्रकार की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, बस ग्रास नाल भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब भोजन कहाँ पे पहुंच गया? आमाशय में। अब आमाशय में देखते हैं कि आमाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि भोजन श्वसन नाल में ना जाकर ग्रास नाल में ही क्यों जाता है, कि उसके ऊपर एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसे एपिग्लॉटिस बोला जाता है। लेरिक्स का, ये वाला लेरिक्स है। इस लेरिक्स का कार्य अपना स्वर उत्पादन करना, ध्वनि उत्पादन करना। जो मैं बोल पा रहा हूं इस लेरिक्स के कारण बोल पा रहा हूं। ठीक है ना, तो इसका मुख्य कार्य होता है स्वर उत्पादन करना, और इसी से ही जुड़ी रहती है अपनी श्वसन नाल। नीचे श्वसन नाल है, ऊपर अपना फेरिक्स भाग, ठीक है, ग्रेसनी भाग, हुआ इतना। ठीक है, क्योंकि ये भी पढ़ेंगे कंठ अपन, जैसे श्वसन नाल का भाग है, इसलिए श्वसन, जब श्वसन तंत्र अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में ही इसको पढ़ेंगे अपन, लेरिक्स को। ठीक है, आए समझ में? नहीं, तालु तो ऊपर वाला भाग है, तालु है ना, ऊपर वाला भाग है पूरा, क्योंकि यहां से देखो जे फ्रेन्युलम ये है, लेकिन तालु कौन सा भाग होता है? ये वाला भाग। मान लो यहां पर अपने टीथ है, तो ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग तालु कहलाता अग्र तालु, और ये वाला भाग कहलाता अपना पश्च तालु। ये वाला भाग दिखाई देता थोड़ा कठोर, और ये वाला अपना कैसा होता है? मुलायम होता है ऊपर। ये निचले वाला भाग है, जो फ्रेन्युलम होता है वो नीचे वाला, ये कंठी का अस्थि जुड़ी रहती है इससे, और ये जो मसल्स होता है इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो तालु और अपना फ्रेन्युलम थोड़ा अलग है दोनों। आगे बढ़े, सबका हो गया? अब देखो नेक्स्ट, अब पहुंच गए अपन आमाशय में। आमाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कहां से क्वेश्चन पूछता है? स्टमक। अब आमाशय में सबसे पहले अपन जैसे भोजन पहुंचता है, तो भोजन किस भाग से पहुंचता है वो अपन थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये तो अपनी पता है कि ग्रास नाल है। ठीक है, ये ग्रास नाल होगी, और ग्रास नाल का अंतिम भाग और आमाशय का प्रारंभिक भाग। ग्रास नाल का अंतिम भाग रहेगा, क्योंकि ग्रास नाल अपनी आमाशय में जाकर खत्म हो जाएगी, और वहां से प्रारंभ क्या हो जाएगा? आमाशय। तो इस भाग को बोला जाता है कार्डियक भाग।
कार्डियक। ग्रासनाल का अंतिम भाग कार्डियक ही होता है अपना, ठीक है। ग्रासनाल अपनी वहां पे खत्म हो जाए, इसे बोलते हैं कार्डियक भाग। कार्डियक भाग से क्या क्यों बोला मैंने कि अगर आमाशय में भोजन किस भाग से प्रारंभ करता है तो वो कार्डियक भाग से अपना प्रारंभ करता है, ठीक है। और बीच में जो गुहा होती है, बीच में ये वाला भाग होता है, इस भाग को बोलता है इंडिक, ठीक है। बीच वाला भाग रहता है जहां पर भोजन अपना सबसे अधिक समय तक भोजन अपना कहां पर रहता है, आमाशय के अंदर, लेकिन सबसे अधिक पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। 4 से 5 घंटे तक भोजन अपना आमाशय के अंदर रहता है, लेकिन संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। 4 से 5 फिक्स नहीं रहता, हाँ 4 से 5 ही बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो तो ये अंतिम भाग, ठीक है। अंतिम भाग जहां से भोजन 4 से 5 घंटे रहने के बाद कहां पर चले जाता है, ये छोटी आंत का भाग है जिसे बोलते हैं ड्यूडेनम, अपन बोलेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये लास्ट वाला भाग रहता है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग, ठीक है। तो भोजन हाँ आमाशय में भोजन कार्डियक भाग से प्रारंभ करता है और जो रहता है सुरक्षित इतने समय तक वो अपना इंडिक भाग में, और जब अंतिम भाग से ये जाता है अपना किसमें, छोटे आंत में, तो किस भाग से जाता है, पाइलोरिक भाग। मतलब आमाशय का अंतिम भाग अपना पाइलोरिक कहलाता है और प्रारंभिक भाग कार्डियक कहलाता है और मध्य भाग अपना इंडिक कहलाता है। आई बात समझ में। जिसके बाद देखो कि इसके अंदर अपने को पता है HCl अम्ल निकलता है, और HCl अम्ल इतना हानिकारक रहता है अगर कि अभी अगर यहाँ पे हो और अगर त्वचा पे डाले तो त्वचा को जला देता है। जब इतना हानिकारक है तो वो स्टमक को क्यों नहीं जला पा रहा है, ठीक है, क्यों नहीं जला पा रहा है कि इसके जो दीवार है, इसकी दीवार है, इसकी दीवार पे ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर पाई जाती है कौन सी, श्लेष्मा ग्रंथि। वो श्लेष्मा ग्रंथि एक चिपचिपा द्रव का स्त्राव करती है जिसे बोलते हैं श्लेष्मा या म्यूकस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, श्लेष्मा या म्यूकस उसे बोला जाता है। तो वो क्या कार्य करती है कि जो HCl अम्ल है, उस HCl अम्ल से जो आमाशय के दीवारों को बचाने का कार्य करती है, कौन, श्लेष्मा, क्योंकि इसकी पूरी दीवारों में। और दूसरा कार्य क्या करती है कि इसके बाहर ऐसी कैसी यहाँ है, ऐसी कैसी इसके चारों ओर भी पाई जाती है अपनी कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि। तो एक अपनी श्लेष्मा ग्रंथि जो कि क्या कार्य करती है, HCl से अपनी आमाशय की दीवारों को बचाने का कार्य करती है, ठीक है। जिसके बाद इसके चारों ओर अपनी पाई जाती है कौन सी, एक जठर ग्रंथि। तो एक ग्रंथि अपन ने श्लेष्मा देख ली आमाशय के अंदर, ठीक है, यहां लिख देता हूं याद भी रहेगा। श्लेष्मा जिसे बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्मा ग्रंथि, और इससे निकलता है म्यूकस, श्लेष्मा। दूसरी ग्रंथि पाई जाती है अपनी जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि निकलती है। जठर ग्रंथि से निकलता है अपना क्या, जठर रस, ठीक है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जठर ग्रंथि। अब देखो जो जठर रस होता है, ये जठर रस क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, लेकिन म्यूकस क्या करता है कि ये आमाशय की दीवारों को किससे बचाने का कार्य करता है, HCl से बचाता है, ठीक है। आमाशय की दीवारों को HCl से बचाने का कार्य कौन करता है, श्लेष्मा। जिसके बाद जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि पाचन में सहायता करती है और इससे कुछ पाचक एंजाइम क्या होते हैं, अपने स्त्रावित होते हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम कौन कौन से स्त्रावित होते हैं अपने, एक अपना रेनिन और एक पेप्सिन, ठीक है। जो जठर रस होता है अपना, जठर रस में 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, एक अपना रेनिन और एक अपना पेप्सिन, ठीक है। अब रेनिन का क्या कार्य होता है और पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो देखो मैंने बताया था आमाशय में 2 चीजों का पाचन होता है, एक दूध का और एक प्रोटीन का,
तो देखो यहां पर जो रेनिन होता है वो दूध का पाचन करती है, ठीक है। दूध में घुली जो केसिन प्रोटीन रहती है उस केसिन प्रोटीन को उसके सरल रूप में बदलने का कार्य करती है कैल्सीफेरॉल में, ठीक है। या सीधे भी बोल सकता हूं या दूध का पाचन दूध का पाचन करती है, लेकिन अपन लिखेंगे कि यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, दूध में घुली हुई केसिन प्रोटीन को, दूध में घुली केसिन प्रोटीन को उसके सरल रूप में बदलने का कार्य करती है सरल रूप कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये दूध का पाचन करते हैं। मुख्य रूप से रेनिन का क्या कार्य होता है कि दूध का पाचन करना, ठीक है। सीधे याद रखना कि दूध का पाचन करने वाले एंजाइम अपना प्रोटीन कौन सा है, सॉरी एंजाइम कौन सा है, तो रेनिन एंजाइम है जो दूध का पाचन करता है, जो आमाशय में जठर रस से निकलता है, यह जठर ग्रंथि में ही उपस्थित रहता है। वो अलग होता है, ठीक है। जिसके बाद अपना पेप्सिन का क्या कार्य होता है, तो पेप्सिन क्या कार्य होता है, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में बदलने का कार्य करता है, पॉलीपेप्टोन में, ठीक है। या तो पॉलीपेप्टोन बदल देगा या पेप्टोन बदल देगा, पॉलीपेप्टोन, ठीक है। इसीलिए लिखवाया था अपने को सरल रूप समझ में आए। पॉलीपेप्टोन, पेप्टोन या पेप्टाइड भी दे तो आपका सही है, क्योंकि उसका सरल रूप ही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अमीनो अम्ल में नहीं बदलेगा, क्योंकि सबसे